Yes, sir. स्टार्टेड ना? यस सर। ओके सर, ओके, चलो सर स्टार्ट करते हैं। आज कोई कोई मुझे नया दिख रहा है, सोहेल ही ज्वाइन किया है, वाह। एक नील, श्रीजीत, दर्श, प्रिया, आर्चो, सोहेल ही ज्वाइन किया है। नया फेस, नया नहीं है, आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। क्लास आओ सर, क्लास आओ। अच्छा, इनकम टैक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़ी कैसी लेने की कौन तो थी सर ये ली। स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर। अच्छा देखो, इनकम टैक्स में हम लोग बात कर रहे थे, कल हम लोग एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक में बात की, है ना। माथा के ऊपर से क्या, बाद में पढ़े घर पे थोड़ा, मैं वीडियो भी शेयर किया। हाँ वहाँ पर एक बार लास्ट वाला एरिया एक बार देखो ना, समझ में आ जाएगा। मुश्किल कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट तो क्लियर था। हाँ अरे बोल। हाँ मतलब अंदर वाला हर चीज देखो, हम लोग टोटल इनकम से पढ़ा रहे हैं। तो टोटल इनकम पढ़ने के टाइम पे ऑब्वियसली इंडिविजुअल हेड्स का डिटेल्स पे तो बात ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं अभी। लेकिन जिन लोगों का हो चुका है वो लोग पूरा कनेक्ट कर सकता है, जिनका नहीं हुआ है उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। एक बार जाके गेट खोलो, फिर मैं देखता हूँ। गेट खोलो एक बार। ये बारिश कम थोड़ी होगा, ये लोग पागल है। हाँ बाइक भी है, कुछ लोग तो ऐसे भी बस में भी जाएगा, लेकिन ये बारिश कम नहीं होगा। ये लोग पागल की तरह इधर वेट कर रहे हैं। ये बारिश जितना और समय बढ़ेगा और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये नॉर्मल बारिश नहीं है, ये ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही कंटिन्यूएशन चलेगा पूरा। ये लोग सोच रहे हैं बारिश कम होगा तो घर जाएंगे, गधा है पूरा। अच्छा तो हम लोग लास्ट दिन जो एएमटी का डिस्कशन किए थे, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था सर। कि सरकार हमें बहुत तरह का छूट तो दे देता है, फिर जाके सरकार का टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है, मैंने सॉरी टैक्स पेइंग जो हम लोग पे करते हैं वो कम हो जाता है। और कम होने के कारण सरकार के घर में जब कम टैक्स पहुंचते हैं तो सरकार बोलते हैं कि भाई इतना कम में तो मेरा होगा नहीं, तब हम आप हमसे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स हमसे चार्ज करता है। मिनिमम एक टैक्स सरकार को देना पड़ता है। तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, एएमटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा चलो, कल एक चीज और मैंने बोला था, एक इंडिविजुअली चैप्टर भी माना जाता है इस टॉपिक को, बट मैं इसे चैप्टर से ज्यादा टोटल का पार्ट मानता हूँ। टोटल का जो 15 स्टेप्स हैं उसमें से एक स्टेप्स ये होता है सर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो आज का डिस्कशन सर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस के बारे में ही बातचीत। अच्छा ये लोग बात करें, आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को मैं बोल सकता हूँ, बाकी लोगों को नहीं बोल सकता। हाँ डिस्टर्ब करने से किसी को भी बोल सकता, इन लोगों को तो मारूंगा जाके। डिस्टर्ब होने से बोलना हाँ? लोग बोल रहा था सर अंदर बैठे, अरे हाँ बैठो लेकिन बात नहीं कर सकते। जब जब बोला बात नहीं कर सकते, इन लोगों को बाहर ही मंजूर है। अच्छा देख, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो है, ये बेसिकली टोटल इनकम का एक वो हिस्सा है। टोटल इनकम, मैंने बेसिकली टोटल इनकम या फिर ऐसे बोलो मैंने, इनकम टैक्स का जो फ्लो चार्ट है, उस फ्लो चार्ट में स्टेप बाय स्टेप इनकम टैक्स कैसे होता है। पहले आप रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करो, जिन लोगों ने कर लिया कंग्रेचुलेशन, जितना नहीं हुआ करेगा बात। सेकंड में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर 5 हेड्स, 5 हेड्स का इनकम है उसे आइडेंटिफाई करो। थर्ड पॉइंट आता है ईच एंड एवरी हेड जब आइडेंटिफाई हो जाता है उसको एनालिसिस करो एज पर देयर कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट। फोर्थ पॉइंट है क्लबिंग अप्लाई करना।
फोर्थ में आता है क्लबिंग, एंड फिफ्थ में आ जाता है सर फिफ्थ में आ जाता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये एरिया है, इसके बाद ही एक्चुअली जीटीआई करना पड़ता है, ठीक है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होके ही ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। हम लोग रिसेंटली डिडक्शंस पे बात किए थे, जो कि जीटीआई के बाद होता है। हम लोग रिसेंटली डिडक्शंस पे काफी समय दिए, क्योंकि काफी वाइटल चैप्टर है, तो इसलिए वो उसके बाद आता है। जीटीआई के बाद जीटीआई आएगा, सॉरी डिडक्शंस आएगा, उसके बाद जाके टोटल इनकम, एम टोटल इनकम के ऊपर होता है टैक्स लेवल, ठीक है। इतना सारा स्टेप्स अगर आपको समझ में आ जाए, इनकम टैक्स आपकी मुट्ठी में, क्या है आपके मुट्ठी में। एक ऐड आता था बचपन में, देखता था रिलायंस का, कर लो दुनिया मुट्ठी में, सुने हो? हाँ, हम लोगों के बचपन में था, तुमको कैसे पता चलेगा? देखते हो, कर लो दुनिया मुट्ठी में, नहीं सुना? रिलायंस का आता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस पायोनियर ऑफर, ऐसा करके आता था, ठीक है। रिलायंस कम्युनिकेशंस का शायद, अनिल अंबानी का कंपनी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जो भी हो, टैक्स को मुट्ठी में करने के लिए आपको ये सारा स्टेप्स एकदम क्लियर कट दिमाग में होना चाहिए। तो टैक्स अगर मुट्ठी में हो जाए, प्रोविजंस मुट्ठी में हो जाए, क्वेश्चन कहीं से भी करे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे क्वेश्चन कहाँ से करेगा? कोई लोग बोलते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसी से क्वेश्चन। इस बार टफ आया, उस बार वीक इजी आया, उस बार वीक आया। टफ इजी वीक कुछ नहीं होता, इस बार उस बार का कुछ नहीं है। रियलिटी में जरूरत क्या है उसको देखो, क्वेश्चन की पूछने का तरीका प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का रियलिटी के साथ कनेक्ट हो गया होगा। रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम अराइज होगा, या जिस तरह का प्रॉब्लम जरूरत होता है, कुछ ट्रेडिशनल है जो चले आ रहे हैं, वो लोग बोलते हैं इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वो चले आ रहे हैं ना, 10 साल 15 साल से प्रैक्टिस है मार्केट में, ऐसा ही होता है। अगर कोई चीज न्यूली एंटर मैंने एंट्री होता है मार्केट में भी, मैंने रियल लाइफ में, तो इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन कर दे आपको। और प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये क्वेश्चन आपको पिछले प्रीवियस ईयर्स के अंदर मिलता नहीं है, और तब आप बोलते हो सर ये कहाँ से पूछ रही है, तो डिफिकल्ट हो गया। हाथ डिफिकल्ट का था ही नहीं, एक्चुअली आपके पास अपडेट नहीं। आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही अपना जिंदगी मान लिया, आगे और कुछ है नहीं। कुछ लोग होते हैं देखना, अपने पास्ट के बाहर निकलना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता है मेरा, हम लोग का कितना बड़ा घर था, कितना बड़ा जमीन था, कितना बड़ा तालाब था हर चीज में था। कितना था भाई, अब क्या है बोल। अब के बारे में बात नहीं करेगा, अफसोस में जिंदगी बिता देता है। मेरा दादाजी तो ये थे, मेरा नाना जी तो वो थे। ठीक है, ऑल रिस्पेक्ट योर दादाजी एंड योर नाना जी, बट करेंटली क्या हो? व्हाट इज योर अपडेशंस करेंटली नाउ? ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, मेरे फैमिली में भी बहुत है। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, ठीक है भाई, ठीक है तुम्हारे दादा का वो था, मेरे दादा का, मैं भी बोलता हूँ मेरे दादा का ये है। এই বৃষ্টি থামবে না, এটা সাইক্লোনের বৃষ্টি। প্লাস্টিক আমাদের কিছু পাবি না। কজন মিলে নিবি? এই যে একটা আছে, এটা নিয়ে যা, এটা নিয়ে যা। একটাই আছে। अरे रुक 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 रुक, और चाहिए? लोग रुक जा रुक जा, ये ले हो जाएगा। एक दिन सब वापस लाना प्लास्टिक, ये सब मेरा काम का प्लास्टिक है।
अरे ये सब मेरे डॉक्यूमेंट्स का प्लास्टिक दे रहा हूँ मैं, ये वाला थोड़ा डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो नहीं है, ये वाला जाओ उधर पीछे लेके चल जाओ, तब तक क्लास चल रहा है अभी। कब आएगा कॉमन सेंस, पता नहीं इन लोगों को। सब ऑनलाइन में वेट कर रहा है, इधर ही करेगा। हाँ, और नहीं, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ क्या प्लास्टिक का। चलो सर, क्या बात कर रहा था, लास्ट पॉइंट क्या बोला सर। बस ये स्टार्ट से नहीं, स्टार्ट बहुत देर से स्टार्ट हुआ है, ये बारिश के चक्कर में ये तेरे साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं। ठीक है चलो, तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड फिफ्थ स्टेप्स में आता है। चलो आप लोग भूल गए, मैं भी भूल गया। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड बेसिकली किस पर्पस में बना है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड बेसिकली इस पर्पस में बना हुआ है सर, कि एक हेड में लॉस हो जाए, उसे दूसरे हेड के साथ एडजस्ट करने का मौका दिया जाता है। सपोज आप हाउस प्रॉपर्टी में लॉस खाते हो, तो सैलरी में आपको लॉस को एडजस्ट करने का मौका देगा, लेकिन सभी लॉस के साथ सभी इनकम को एडजस्ट नहीं करने देगा। तो किसके साथ किसको एडजस्ट करने देगा और किसके साथ किसको एडजस्ट करने नहीं देगा, इसके बारे में एक प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपका लॉस है और वो लॉस एक ही बार में आप सारा राइट ऑफ नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं कि लॉस पे लॉस चले जा रहे हैं और सरकार के घर में बाबा जी का ठुल्लू, मैंने कोई टैक्स नहीं जा रहा है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा लॉस है, लॉस है, लॉस। तो उस लॉस को भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और किस टाइप का लॉस है, उस पर चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या बना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। लॉस को सेट ऑफ किसके साथ कर सकते हैं और लॉस को कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकते हैं। ये इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और प्रोविजंस पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर इजी है, ये चैप्टर इजी, मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक फिर से एक चीज बोल रहा हूँ कि जो इंडिविजुअल हेड्स है उसके ऊपर एक प्रॉपर ग्रिप होना जरूरी है। जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो टैक्स पढ़ना, उनका इंडिविजुअल हेड पे शायद ग्रिप कम रहेगा ऑब्वियसली। जो लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो उनका तो ग्रिप आ जाना चाहिए। तो जो लोग स्टार्ट करे उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि आखिर होता क्या है, आगे जाके वो एक एक हेड को पढ़ेगा तो उसको धीरे धीरे ग्रिप हो जाएगा। और जो लोग अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं उनको पता चल रहा है कि आखिर टैक्स बना कैसे। तो दोनों के लिए ही बात सही है। Set of carry forward and set of losses under default tax regime under section 115 BSE। ये आजकल थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गया, हर बार आपको दो दो चीज पढ़ना पड़ता है, ये हो गया डिफिकल्टीज। एक बार 115 बीएससी पढ़ना पड़ता है और एक बार नॉर्मल प्रोविजंस पढ़ना पड़ता है, ये चक्कर चल रहा है। पता नहीं, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है ये चक्कर से छुटकारा शायद मिल सकता है, शायद। अब मुझे, मैं तो थिंक टैंक नहीं हूँ, सरकारी थिंक टैंक जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है सर, उनका काम है ना, इसका हेड है निर्मला सीतारमन जी, या फिर देश के और भी बड़े बड़े फाइनेंशियल जो हेल्पिंग हैंड होते हैं, जो आईपीएस आईआरएस वगैरह होता है, आईआरएस या फिर आईएएस होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, हर डिपार्टमेंट का फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, उनका काम होता है। तो पॉइंट यही है कि क्या ये दो दो टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको नेक्स्ट ईयर से बंद कर देगा। सर गारंटी तो मैं कुछ नहीं दे सकता फिलहाल, लेकिन हाँ, ये लोग बोल रहा है कि इजी करेगा। मैंने इजी माने एटलीस्ट ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, एक ही चीज पढ़ो उसको दो दो तरीके से पढ़ो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखने के लिए भी। लेकिन सरकार एक्चुअली इसको इसलिए रखा है क्योंकि इसमें सरकार को थोड़ा बेनिफिट है और पब्लिक को भी बेनिफिट है। क्योंकि आप लोग एक चीज अगर देखोगे, ये इसके लिए मुझे एक बार आपको फिर से इनकम टैक्स का साइड में लेके जाना पड़ेगा। इवन टोटल इनकम के अंदर भी आप लोगों ने इसका टैक्स रेट चार्ट को देखे होंगे।
चाहे आप कोई भी हेड निकाल लो, उसमें टैक्स स्लैब में चले जाओ। ये जो टैक्स स्लैब के पीछे का साइकोलॉजी अगर आप लोग समझो ना, साइकोलॉजी माने सरकार ने ऐसा क्यों किया, अगर ना करते तो क्या होगा। क्योंकि 2022 तक तो एक ही स्लैब में काम होता था, दो दो स्लैब नहीं था, मतलब दो दो रिजीम नहीं था, इसको स्लैब नहीं बोलेंगे, रिजीम बोलेंगे। दो दो रिजीम नहीं था, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम बोल के नहीं था। ये लास्ट 2 साल से, बेसिकली इसी साल से ये रिजीम आया है जो 115 बीएससी, और ये लास्ट ईयर भी एक था, और उस टाइम पे मैंडेटरी नहीं था, इस बार तो मैंडेटरी हो गया 115 बीएससी। ये थोड़ा दिक्कत कर दिया। अब आपके मन में सवाल यही होना चाहिए कि सर आखिर दो दो रिजीम में सरकार क्यों चलता है ना, मैंने मन मर्जी। ऐसे थोड़ी है कि सरकार का मन हुआ दिया है, हमारा मन है हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ मजबूरी होगा। एक चीज हमेशा याद रखना सर, चाहे सरकार का काम आपको पसंद हो ना हो, आज बीजेपी है कल कांग्रेस होगा, कोई और होगा, ठीक है। इतना दिन तो हमारा देश कांग्रेस नहीं चलाया, लास्ट कुछ साल से बीजेपी को मौका मिला है, वो अपना स्टाइल से चला रहे हैं। चाहे काम पसंद हो ना हो, बट सरकार जब भी कुछ करते हैं अपनी सोच के हिसाब से, वो उसका मजबूरी ही होता। ये बात, चाहे वो काम पसंद हो ना। वैसे मैं थोड़ा वोकल हूँ, मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, मैं बीजेपी यही ठीक ही किया है, क्योंकि मैं थोड़ा बीजेपी सपोर्ट करता हूँ, आप लोगों को पता है। करेंटली मुझे लगता है बीजेपी ठीक ही है देश के लिए, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, डेमोक्रेटिक राइट तो सबका है। कांग्रेस जब था उस टाइम पे मेरा ऐसा नहीं था कि मैं एंटी कांग्रेस था, बट कांग्रेस का बहुत सारा नीति ठीक भी लगता था, गलत भी लगता था। जैसे कांग्रेस का एक नीति था, वो नीति आज भी चलता है, जो मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पे बनाया गया था, 100 डेज वर्क इन एवरी विलेज। জানতে हो, जैसे कि বাংলাতে বলে 100 দিনের কাজ, শুনেছিস গ্রামের দিকে হয়, হয়তো তোদের ওদিকে হয় না, পুকুর কাটা, রাস্তা বানানো, हर भारत के हर स्टेट में होता है। 100 डेज वर्क टू एवरी पर्सन, और डेली स्टार्ट किया था 100 रुपया का, पर डे 100 रुपीज। अभी नहीं है, अभी तो शायद 300 टका ऐसा कुछ रेट हो गया है। बट जब स्टार्ट किया था ये 2007-8 में, मनमोहन सिंह के सरकार थे, राहुल गांधी का इसमें योगदान था ऐसा उस टाइम पे बोला गया था, कि राहुल गांधी ने भी ये सोचा था। इसको मनरेगा बोलते हैं, प्रधानमंत्री महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MGNREGA। तो मनरेगा ऐसा करके भी बहुत लोग बोलते हैं। तो ये एक्ट के तहत, एक कॉल लेना है, आज थोड़ा डिस्टर्ब होगा। हेलो। अच्छा अच्छा।
सर आपका आवाज म्यूट है। ठीक है, हरियाणा में फिर भी जीत गया। रेसलेस प्रोटेस्ट, फार्म बिल, अग्निवीर स्कीम के अगेंस्ट में, हर चीज में एंटी बीजेपी चीजें था, लेकिन सबको पता था कि हरियाणा में कांग्रेस जीतेगा। और इवन इलेक्शन रिजल्ट जो ये एक हफ्ता पहले ही आया था, इलेक्शन रिजल्ट के दिन सबके स्टार्टिंग में कांग्रेस का ही बोलबाला था, लेकिन लास्ट में जाके छवि पूरा उलट गया, पूरा। ये सरप्राइज था, और मोदी भी एकदम गदगद खुश हो गया कि हरियाणा में ऐसा कैसे। कश्मीर का तो रिजल्ट पता ही था, ठीक है, कि जम्मू में जीतेंगे, कश्मीर में हारेंगे, ठीक है, वो तो पता था। लेकिन हरियाणा में ऐसा होगा, ये अमित शाह और मोदी तो सोचा ही नहीं था। वो सोचा था गया। जो भी हो, आप समझ रहे हो ना, हर एक स्कीम बने, भले ही टैक्स का मैटर्स, ठीक है, लेकिन टैक्स मैटर्स पॉलिटिकल मैटर्स को इतना ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करता। बट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ये है कि ये देखो ना, ये जो नया स्कीम लाया ना, ये वाला, इसमें गवर्नमेंट का साइकोलॉजी क्या काम कर रहे हैं कि हम यूथ को टारगेट करते हैं ताकि यूथ टैक्स फाइल करें, और यूथ का बहुत ज्यादा डिडक्शन का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि उसका उतना LIC प्रीमियम भी नहीं चलता, उसका इतना अलग अलग स्कीम्स में फंड में पैसा डालने का जरूरत भी नहीं होता, वो कमाता है, लेकिन सरकार के घर में वो टैक्स दे दे। तो ये जो 115 BSE है, इसको जनरेट करने का गवर्नमेंट का मेन टारगेट यही है कि हमें एक टैक्स मिलता जाए, और बेनिफिट भी इनको कहां पर दे सकते हैं, रिडक्शंस में तो नहीं दे सकते, इसलिए टैक्स स्कीम्स में बेनिफिट दिया। इधर देखो 2.5 लाख तक नहीं, इधर 3 लाख तक बेनिफिट है ना। इधर 2.5 से 5 लाख 5%, इधर 3 से 6 लाख 5%, इधर 5 से 10 लाख 20%, इधर 6 से 9 लाख 10%, इधर 10 के ऊपर जाने से ही 30%, इधर 9 से 12 15, 12 से 15 20, 15 के ऊपर जाने से 30। तो बेनिफिट के साथ सरकार यूथ को टारगेट किया। एटलीस्ट जो लोग 27 28 से जो इनकम करना स्टार्ट कर रहे हैं, या 25 26 से 40 तक जो लोग हैं जो अभी भी उतना फैमिली प्लानिंग वगैरह नहीं किया है, उनका टैक्स लायबिलिटी को मैनेज करने के लिए ये चक्कर है। और जो लोग मैच्योर लोग हैं ना, वो लोग पहले से चले आ रहे हैं, उनका काफी सारा बेनिफिट्स है, बहुत सारा जगह में पैसा लगा के रखे हैं, इन्वेस्टमेंट है, 80 से 80 में उनको काफी सारा चीजें हैं, तो वो ऑलवेज ओल्ड स्कीम में रहेगा। अब गवर्नमेंट अगर अचानक से बोलता कि सारा स्कीम न्यू में ही रहेगा, ओल्ड स्कीम किसी को मैं देना नहीं चाहता, तो फिर इसमें तो पूरा इम्बैलेंस हो जाता। आप मेरा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, कि क्यों सरकार को दो दो चीजें रखना पड़ता है। अब क्या नेक्स्ट जो टैक्स का बिल आने वाला है, मैंने ऑलरेडी बिल आ चुका है, एक्ट भी बन चुका है, नेक्स्ट ईयर बजट में इसको पेश करने वाले हैं। इकोनॉमिस्ट लोग अभी इसको रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, कि सही है कि नहीं है, एक्सपर्ट्स लोग। तो क्या इसमें देखना ही है कि जो नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में आने वाला है, क्या ये इस दोनों को मिक्स करके कुछ मॉडरेट किया है, या फिर दोनों अभी भी अलग ही है, वो नेक्स्ट ईयर बजट में पता चले। तब तक जो है वो है, ठीक है। तो आप लोग अगर इस तरह से चीजों को समझोगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। और अगर आप बोलोगे सर ये सब जानने का क्या मतलब है, सर यही तो दिक्कतें हैं, नहीं तो आपको हर चीज बर्डन लगेगा। वो टैक्स बर्डन, ऐसे टैक्स बर्डन सबको लगता है, 99% केस में लोगों को टैक्स बर्डन ही लगता है, क्योंकि इतना प्रोविजंस कौन पढ़ेगा, इतना लिखा हुआ चीज कौन समझेगा, कैलकुलेशन देख के फिर भी करने का मन करता है। लॉ पढ़ने का मन कितना लोगों को करता है, और अगर लॉ पढ़ भी ले तो इतना कौन पढ़ेगा। और पढ़ के उसका मतलब समझना, फिर उसका एप्लीकेशन समझना, ऐसे थोड़ी है कि मुखस्त तो करके डाल देंगे, पॉसिबल है, मैंने सिर्फ रट लेंगे और जाके उल्टी कर देंगे। जब तक अंदर का बात नहीं समझ में आएगा कि सरकार क्यों बना रहा है, उसका इम्प्लीकेशंस क्या है, तब तक ना तो कोई टीचर आपको ये चीज एकदम मुंह में डाल नहीं सकता, बट अगर मतलब समझा दे तो आप भी इस चीज को पढ़ के अपना जरूरत पूरा कर सकते। समझे सर? नहीं तो चाप आप लोगों का किताब का साइज ही देख लो आप लोग। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेट ऑफ लॉसेस अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। अच्छा, और था 115 BSE। एक काम करते हैं, पहले 115 BSE जो नया वाला है इसको पहले देख लेते हैं, इसके बाद
पुराना वाला में देखते हैं। ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, बट कुछ बेनिफिट न्यू वाले में कम रहेगा, ओल्ड वाले में ज्यादा रहेगा, जितना ऑलवेज हम लोग देख के आते हैं। सर एक इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, और एक होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट, और एक होता है सर कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस। वेट करो समझाता हूँ। इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस अंडर सेम हेड ऑफ इनकम। सेम हेड ऑफ इनकम माने सपोज आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में हो, हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या इंटर सोर्स में आपको सेट ऑफ करने का मौका मिलेगा? मिलता है। इंटर सोर्स में भी सेट ऑफ करने का मौका मिलता है। जैसे मानो अगर आप हाउस प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, जब आप लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़ोगे, जो लोग नहीं पढ़ा है उनको बोल रहा हूँ, एक होता है लेट आउट प्रॉपर्टी और एक होता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड में ऑलवेज ऐसे लॉस ही आता है, अगर आएगा तो लॉस आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से कभी इनकम नहीं होता। तो अभी तक पढ़ा नहीं हाउस प्रॉपर्टी, कब पढ़ेगा? पढ़ ले, तब से तो बोला हूँ हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ले सर। हाउस प्रॉपर्टी को मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से इनकम कुछ नहीं होता। जिस प्रॉपर्टी में हम रहते हैं उस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकता है क्या? लेकिन अगर उसका लोन चल रहा है, उसका लोन का जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट हमें डिडक्ट करने का मौका देता है। तो मेरा क्या बनेगा? इंटरेस्ट तो मेरा लॉस ही है। घर खरीदा, घर के लिए मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो दैट इज माई लॉस। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में लॉस ही होता है, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी में प्रॉफिट होता है नॉर्मली। नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी वैकेंट रहेगा तो लॉस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर इनकम होगा तो लेट आउट से ही होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड से इनकम नहीं हो सकता। तो एक के इनकम के साथ दूसरे के लॉस को एडजस्ट करने का जगह देता है। हाँ 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 हाँ, हो सकता है। एक ही घर का दो तीन फ्लोर हो नहीं सकता। तुम फर्स्ट फ्लोर में रहते हो, ऊपर ऊपर को भाड़ा देती है, नीचे रहते हो, या नीचे को भाड़ा देती है, ऊपर रहते हो। जिसमें तुम खुद रहोगे वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, जिसको भाड़ा पे लगा वो लेट आउट। हाँ, भाग गए होने का क्या है? जो है वो है। जिसको भाड़े पे लगाएंगे वो लेट आउट, जहां रहेंगे वो सेल्फ ऑक्युपाइड। डोंट वरी, हाउस प्रॉपर्टी हेड जब डिस्कस करेंगे तो चर्चा कर देंगे, ठीक है? ऐसे हर हेड का अपना अपना एडजस्टमेंट होता है, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। अच्छा, इंटर हेड एडजस्टमेंट माने तो अलग हेड एडजस्ट करता है क्या? जैसे हाउस प्रॉपर्टी लॉस को सैलरी के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, हाँ, कुछ हद तक किया जा सकता है। कैसे है वो आगे मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू से समझाता हूँ। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे इंटर सोर्स में कुछ एक्सेप्शंस दिया है। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, या लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स, माने हॉर्स रेस। सर स्पेकुलेटिव बिजनेस नॉर्मली कौन सा हेड का इनकम? पीजीबीपी। पीजीबीपी नॉर्मली प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस। लेकिन बिजनेस भी दो तरह का होता है, एक होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस, एक होता है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब होता है, हाँ, अगर कोई ऐसा बिजनेस शेयर मार्केट में उसके अंदर ही आ जाता है। अगर कोई बिजनेस आपको, जैसे मानो नॉर्मली जो दुकान रास्ते में हम लोग देखते हैं, ये स्पेकुलेशन है कि नॉन स्पेकुलेशन है? जो दुकान हम लोग नॉर्मली देखते हैं, ये स्पेकुलेटिव है कि नॉन स्पेकुलेटिव? नॉन स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेशन का मतलब होता है जो मुझे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ता है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, श्योरिटी नहीं है, अनसर्टेन है, उसे स्पेकुलेशंस कहते हैं। तो अगर आपका बिजनेस का कोई कॉन्सेप्ट अनसर्टेन है ड्यू टू एनी रीजंस, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजंस अगर कोई मैटर अनसर्टेन है, तो उसे हम लोग स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर डाल सकते हैं या डालते हैं। जैसे जुआ का बिजनेस अगर कोई करता है, ठीक है, जिसमें भी स्पेकुलेशन का कॉन्सेप्ट रहेगा, वो मैंने बिजनेस है, लेकिन वो जुआ टाइप में, बेटिंग वगैरह आ जाता है, गैम्बलिंग आ जाता है।
उसमें से लोग बिजनेस करता है ना। लेकिन जो श्योर शॉर्ट बिजनेस है, दुकान है, प्रोडक्ट है, कस्टमर आएगा इतना बेचेंगे, इतना आएगा उतना बेचेंगे, सिंपल नॉर्मल जो बिजनेस है, तो बोलते हैं लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कांट बी एडजस्ट विद नॉर्मल बिजनेस। तो इसका लॉस इसी के साथ एडजस्ट होगा, इसके इंटरसोर्स एडजस्टमेंट नहीं होगा। मैंने तुम नॉर्मल बिजनेस का लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकता। या फिर अगर आप ये कैपिटल गेन का मैटर है। और भी एग्जांपल्स जैसे ये हॉर्स रेस कौन सा इनकम में आता है? अदर सोर्स, वेरी गुड सर। अब अदर सोर्स में हम लोग और भी कितने इनकम देखते हैं, डिविडेंड इनकम, गिफ्ट इनकम, है ना, पॉपुलर में। लेकिन किसी के साथ ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का इनकम को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। उल्टा इसमें तो टैक्स रेट भी अलग होते हैं, 30% फ्लैट रेट होता है, कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता। तो ये सब एक्सेप्शनल चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। भले ही हेड समझ में आ जाए लेकिन एडजस्टमेंट नहीं होता है। आगे और भी एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली देखेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा, लेकिन शुरू में मैं थोड़ा सा आपको जस्ट आइडिया के लिए फ्लो चार्ट से समझा रहा हूँ। इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट में आपको बोला कि जैसे हाउस प्रॉपर्टी सैलरी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट होता है। वो कैसे होता है आगे दिखाता हूँ, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल दिखता है। लॉस अंडर हेड ऑफ पीजीबीपी कैनॉट बी सेट ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। बिजनेस के साथ सैलरी का, इनकम का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। नॉर्मली मानो आप एक ही टाइम पे सैलरी भी कमाते हो और बिजनेस भी करते हो, कर सकते हो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सबको अलाउ करता है तो। हाँ, नहीं करेगा ज्यादातर केस में, सरकारी केस में तो बिल्कुल नहीं करेगा। प्राइवेट केस में कर सकता है। मानो मैं जिस फार्म, मानो कोई प्राइवेट फार्म में आप जॉब करते हो, वो प्राइवेट फार्म में आप अपना काम कर रहे हो, उसके बाद घर आके अपना बिजनेस चला रहे हो, आपके बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई इशू नहीं है। लोग नहीं करते क्या? ऐसा करता है तो प्राइवेट फार्म में जॉब करते हैं, घर पे आके बिजनेस भी करता है। लेकिन सरकारी केस में नॉर्मली ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकारी काम पे आपको एक ड्यूटी निभाना पड़ता है और वो नहीं चाहते कि आपका डेडिकेशन डाइवर्ट हो। मानो आप रेल में नौकरी करते हो, ठीक है, सिग्नल गलत करते हो, इस टेंशन में बिजनेस का चिंता कर रहे हो बैठे बैठे, क्योंकि बिजनेस ऑलवेज ए कंसर्न, और कंसर्न होने से ऑटोमेटिकली टेंशन होगा। हर बंदे, हर बिजनेसमैन को टेंशन होता है, और बिजनेसमैन को इसलिए ब्लड प्रेशर का भी इश्यूज होता है। बिजनेस माने ही चिंता, और चिंता होता है। ऐसा बिजनेसमैन फैमिली नहीं हो सकता जिसमें चिंता नहीं। इसलिए जो लोग चिंता करना पसंद नहीं करता वो बिजनेस नहीं करता, वो सैलरी में शिफ्ट हो जाता है। चिंता तब होता है जब उनको जॉब से निकाला जाता है, अदरवाइज कोई चिंता नहीं है। फिर जब तक दूसरा कंपनी नहीं मिलता चिंता नहीं जाता है। लेकिन वो कुछ दिन का है, उसके बाद फिर मिल जाता है, क्या टेंशन, जाओ अपना काम करो, घर आओ। बॉस अगर गाली दे सुन लो, क्या दिक्कत है? जब गाली देगा तब टेंशन, गाली से खत्म हो गया, टेंशन खत्म। लेकिन बिजनेस में तुम ही बॉस हो, तुम ही एम्प्लॉय हो, तुम ही सब कुछ हो। बिजनेस इज ऑलवेज ए टेंशन। The loss under the head PGBP or professions cannot be set up against the income under the head salary. दोनों कैरेक्टर पूरा विपरीत है, इसलिए एडजस्ट का कोई जगह ही नहीं है। मैंने सैलरी में इनकम तो ऑलवेज प्रॉफिट ही रहेगा। ऐसे प्रॉफिट वर्ड सैलरी को शोभा नहीं देता, बट सैलरी ऑलवेज पॉजिटिव इनकम में रहेगा। बिजनेस में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रह सकते। अब मानो तुम्हारा सैलरी में इनकम तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, बिजनेस में मानो आपका नेगेटिव। अब आप बोल रहे हो कि मेरा सैलरी के साथ बिजनेस को एडजस्ट करके मैं टैक्स लायबिलिटी दूंगा, तो सरकार ये करने देगा आपको? क्योंकि एक तो श्योर शॉट है, चाहे जितना भी आपका सैलरी हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी है, ये तो श्योर शॉट है। दूसरी तरफ आपका एक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि बिजनेस में अनसर्टेनिटी थोड़ा रहता ही है। तो एक सर्टेन के साथ एक अनसर्टेन को कैसे एडजस्ट करने दे सकता है? लॉजिक समझोगे
तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। स्पेकुलेशन लॉस एंड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। अच्छा, ये तो किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता। स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, या फिर लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग हॉर्स रेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये लॉस किसी भी हेड के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, इवन अदर सोर्स के अंदर भी दूसरे हेड के साथ एडजस्ट हो नहीं होता। माने इंटर सोर्स एडजस्ट भी नहीं होता, इंट्रा सोर्स भी नहीं होता। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। कैपिटल गेन का लॉस किसी और के साथ एडजस्ट नहीं करता। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड, बट कुछ एक्सेप्शनल्स है, आगे बात करेंगे। ये 115 बीएससी है, इसमें तो यही बात किया गया। ठीक है, इसमें और एक चीज सुन लो, ये सब क्या है, 115 बीएससी के हिसाब से चल रहा है, माने न्यू रेजिम। ठीक है, ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। न्यू रेजिम का रूल अलग होगा, ओल्ड का अलग होगा। क्या डिफरेंस है, 5 मिनट आगे चलते हैं, पता चल जाएगा। कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ अनएब्सॉर्ब लॉसेस। अब मानो आपका कुछ लॉस है जो अभी तक आपने बिजनेस में एब्सॉर्ब नहीं किया। ठीक है, अब ये अनएब्सॉर्ब लॉसेस कब तक आप कैरी कर सकते हो? Unabsorbed loss from house property can be carried forward for maximum of 8 assessment year for set off against income from house property. मानो आपका हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है और वो लॉस अभी तक आपने एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। एब्जॉर्ब इन द सेंस, लॉस अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ। बिजनेस का जो आपका हाउस प्रॉपर्टी में जो इनकम है उसके साथ अभी पूरा एडजस्ट नहीं हुआ। तो कब तक ये एडजस्टमेंट करने का राइट है आपके पास? 8 असेसमेंट ईयर्स। अगर 23-24 का हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो 23-24 से 8 साल आगे जाओ, 24-25, 25-26, 27-28, 29-30, ऐसा करके 8 साल तक चलो। 8 साल तक आपके हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ आपके हाउस प्रॉपर्टी लॉस को एडजस्ट करने का मौका आपको मिलता रहेगा एज पर 115 unabsorbed business loss can be carried forward for maximum 8 assessment year for set off against the profit and gain from business and profession. पीजीबीपी लॉस भी पीजीबीपी के साथ एडजस्ट कर सकते हो अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स। अनअब्सॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 4 असेसमेंट। सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली स्पेकुलेशन बिजनेस। हां, स्पेकुलेशन बिजनेस से स्पेकुलेशन के साथ ही एडजस्ट होता है, किसी और के साथ एडजस्ट नहीं होता है। लेकिन इसके केस में टाइम लिमिट कितना है? 4 साल का। long term capital loss can be carried forward for maximum 8 assessment year for set off against long term capital gain only. long term capital loss शॉर्ट टर्म गेन के साथ एडजस्ट नहीं होता। सर लॉस के साथ गेन को ही ना एडजस्ट करें, लेकिन लॉन्ग टर्म का एडजस्टमेंट लॉन्ग टर्म गेन के साथ हो सकता है, शॉर्ट टर्म के साथ नहीं हो सकता। कितना साल तक कर सकते हो? 8 असेसमेंट ईयर। क्या हुआ? हाँ, कहाँ बोल रहे हैं? नीचे हॉर्स रेस के साथ एडजस्ट हो सकता है। हाँ, स्पेकुलेशन है। Unabsorbed loss from activity of owning maintaining resource can be carried forward for maximum 4 assessment year for set off against income from activity of owning maintaining resource. हॉर्स रेस के साथ हॉर्स रेस तो एडजस्ट हो सकता है, वही तो एक ही उसी तो सेम हेड है ना, मैंने हेड माने स्पेसिफिक बिजनेस भी वही है। तो हॉर्स रेस मेंटेन का जो बिजनेस करते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस हो गया, तो स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ ही एडजस्ट करेगा 4 साल। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, short-term capital loss can be carried forward for maximum 8 assessment year for set off against capital gains. Point to be noted, sir. ये long term as well as short term दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते। इसका मतलब ऐसा निकालो कि हाँ एकदम बड़ा भाई छोटा भाई को एडजस्ट करता है, तो छोटा भाई बड़ा भाई को एडजस्ट नहीं करता। माने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को एडजस्ट कर रहा है, पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को एडजस्ट नहीं कर सकता। वही तो हुआ ना, पिछले वाले केस में क्या देखा? लॉन्ग टर्म कैपिटल में अगर आपको लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैसा हो सकता है? सपोज आपने लैंड खरीदा था, शेयर खरीदा था, शेयर के केस में 1 साल होल्ड करने से लॉन्ग टर्म हो जाता है। अब 1 साल होल्ड किया, शेयर बेचा, लॉस हो गया, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है।
अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट अगर करना है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई और। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट हो सकता है। लेकिन मानो आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में एडजस्ट हो सकता है गेन के साथ। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को किसी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट में नहीं करता, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली बोल दिया सर, long term capital loss can be carry forward for maximum 8 assessment year for set up against long term capital gain on. LTCG can be adjusted with LTCG, sorry, LTCL can be adjusted with LTCG. STCL माने short term capital loss can adjusted with LTCG as well as STCG. इसलिए यहाँ पर बोला है कैपिटल गेन शॉर्ट लॉन्ग के बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ए ऑनलाइन में सबको बात समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो 115 बीएससी में इस कुछ बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। फॉलोइंग ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एंड डिप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड टू सेट ऑफ व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी ये 115 बीएससी के हिसाब से एडजस्ट नहीं करता। ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी, मैंने स्पेसिफाइड बिजनेस जो कल भी पढ़ रहे थे, सरकार कुछ बिजनेस स्पेसिफाई कर देते हैं, उसमें इन्वेस्ट करके अगर आपका कुछ लॉस होता है तो उसको एडजस्ट करने का मौका नहीं देता, इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो सेट ऑफ व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 या फिर 35 सबसेक्शन 2 डबल ए, ये सेट के अंदर जो आता है वो भी एडजस्ट नहीं करते, और एडिशनल डिप्रिसिएशन भी एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलता है 115 ईसी। अब ये जो सेक्शंस है ये उन लोगों को समझ में आ जाएगा जो लोग पीजीबीबी का क्लास किया है, जो लोग पीजीबीबी नहीं किया उनको थोड़ा दिक्कत होगा, बट इतना समझो कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो 115 बीएससी में एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलता। जब पीजीबीबी पढ़ लेगा ना तो ये सारा सेक्शंस दिमाग में घुस जाएगा। अभी एक्सप्लेन जानबूझ के मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर ट्रैक से डाइवर्ट हो जाएंगे। मैंने टैक्स ना बहुत ही एक बात करते हैं तो उसके साथ 1000 बात और जोड़ता है इधर उधर करके, तो इसलिए ना मैं कोशिश करता हूँ कि उसी मुद्दे पे रहूं। एक बात को करने के टाइम पे 4-5 मुद्दा उठा लेंगे ना दिक्कत बढ़ जाएगा, इसलिए चाहता भी हूँ कि सब बता दूं, लेकिन सब बताने जाएंगे ना खिचड़ी पक जाएगा। इसलिए मैं टैक्स के केस में सबको बोलता हूँ पेशेंसफुली पढ़ते जाओ, जब सारा चीज कंप्लीट होगा टैक्स भी दिमाग में घुस जाएगा। इट्स टेक टाइम, प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है। रेगुलर या सॉरी रेगुलर नहीं, नॉर्मल प्रोविजंस, ओल्ड प्रोविजंस, ओल्ड रेजिम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ओल्ड रेजिम। कॉन्सेप्ट कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, बट थोड़ा बहुत एक्सेप्शन एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स आपको मिलेगा। इंटर्स ऑफ सेट ऑफ लॉसेस अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम एंड इंटरहेड एडजस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या क्या है? लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटेड बिजनेस, वही सेम एडजस्टमेंट, किसी और के साथ नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, अच्छा यहाँ पर एक चीज और एक्स्ट्रा मिलता है आपको, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी। ठीक है, ये किसी और के साथ एडजस्ट नहीं करेगा, सिर्फ 35 एडी के साथ ही एडजस्ट करेगा। इस 115 बीएससी में तो 35 एडी एडजस्ट ही करने का मौका नहीं मिलता, इधर फिर भी आपको मिलेगा लेकिन ओनली विथ 35 एडी। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस पहले भी था, इधर भी है। अच्छा, इधर भी लॉस अंडर दी पीजीबीपी सेट ऑफ वेकेंसी इनकम दी सैलरी नहीं होगा। स्पेकुलेशन लॉस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड अंडर 35 एडी एंड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग रिसोर्स कोई और से एडजस्ट नहीं करेगा। कुछ बातें सेम ही रहते हैं। लॉस अंडर कैपिटल गेन्स, मतलब कैपिटल गेन में जो लॉस होता है कैनॉट बी सेट अप अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड, अपने हेड में हो सकता है लेकिन वो अभी जो बोला वही है। एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी, ये थोड़ा स्पेशल पॉइंट है जो यहाँ पर नया है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट अप अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड एनी अदर हेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 2 lakhs। वीवीआईपी पॉइंट्स। हाउस प्रॉपर्टी लॉस आप एडजस्ट कर सकते हो किसी और हेड ऑफ इनकम के साथ, मैक्सिमम कितना? ये एक स्पेशल बेनिफिट ओल्ड रेजिम वाले को मिलता है। अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो सैलरी हेड के साथ
पीजीबीपी हेड के साथ या कैपिटल गेन हेड के साथ इनकम के साथ एडजस्ट करके 2 लाख लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। सर एडजस्ट करने का क्या सुविधा है? टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगा। अगर सरकार मुझे लॉस एडजस्ट करने का मौका देगा तो उसका बेनिफिट क्या है? लॉस एडजस्ट करने देगा तो उसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर मुझे टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ेगा या फिर कम देना पड़ेगा। ठीक है ना? हो जाए अच्छे तो। सर लॉस को एडजस्ट करने का, वो कैरी फॉरवर्ड करने का यहाँ पर भी बोला है, unabsorbed loss from house property can be carry forward maximum 8 assessment year, set up against income from house property, unabsorbed business loss can be carry forward to 8 assessment year। ये दोनों पहले भी 8 था, इधर भी 8 है ना। unabsorbed loss from speculation business पहले भी 4 था, इधर भी 4 है। unabsorbed loss from specified business under section 3580, ये शायद पहले वाला केस में नहीं था, ये इधर स्पेसिफाइड के साथ एक मौका दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम 8 assessment year against long term capital gain, short term capital loss can be carried forward maximum 8 assessment year for set off against capital gains। ये भी सेम ही है जैसा पहले था। unabsorbed loss from activity owning horse race 4 assessment year only with the horse race के साथ। सभी पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है। 3580 बस इधर एक्स्ट्रा घुसा है, और ये 2 लाख का जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्टमेंट है ये एक एक्स्ट्रा है। बाकी सब पॉइंट्स सेम टू सेम है 115 बीएससी में और ओल्ड प्रोविजन। यानी ये एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा याद होना चाहिए, 3580 का पॉइंट, और एक है ये वाला। ठीक है, अगर इतना याद रखेगा पढ़ने के टाइम पे और क्वेश्चन आंसर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगा, सेटअप कैरी फॉरवर्ड एंड एडजस्टमेंट जो है ये दिमाग में घुस जाएगा। सर थोड़ा प्रैक्टिकल कराओ, चलो देखते हैं। अच्छा ये वाला बात मैं पहले भी नॉर्मली बेसिक्स में बोलता हूँ, इधर भी एक बार है तो बोल देता हूँ। इनकम जब एग्रीगेट किया जाता है, बोलते हैं इन सर्टेन केसेस सम अमाउंट्स आर डीम्ड एज इनकम। कभी कभी कुछ इनकम मैंने अमाउंट को सरकार डीम्ड इनकम मानने के लिए बाध्य करते हैं in the hands of the SEC, though they are actually not in the nature of income। नॉर्मली इनकम नहीं है, फिर सरकार हमें बाध्य कर देते हैं उसको इनकम मानने के लिए। ऐसा कब होता है और क्यों होता है? ऐसा कब होता है और क्यों होता है? These cases are contained in section 68, 69, 69B, 69C and 69D। ये थोड़ा दिमाग में रख लो, जब इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे फिर से मैं इसको डिटेल्स में एक बार बताऊं। लेकिन इतना जानो, जब असेसिंग ऑफिसर माने जो ऑफिसर आपका टैक्स लायबिलिटी स्क्रूटनी करेगा, ठीक है, माने आप तो रिटर्न फाइल कर दोगे, माने जब क्लाइंट रिटर्न फाइल करता है वो सीएमए के थ्रू से कर देता है या टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू से कर देता है। अब असेसिंग ऑफिसर का काम होता है उसको स्क्रूटनी करना। उसको अगर कुछ डाउट होता है तो फिर आपके घर पे वो नोटिस भेज सकता है। ज्यादा गड़बड़ करने से फिर रेड भी कर सकता है। तो बोलते हैं कि असेसिंग ऑफिसर में रिक्वायर द एसएससी टू फर्निश एक्सप्लेनेशन इन सच केसेस। इफ द एसएससी डज नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन or the explanation offered by the SEC is not satisfactory, the amount referred to in this section should be deemed to be the income of the SEC। माने ये 68 से लेके 69D में बेसिकली ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम के बारे में बात करता है। अनएक्सप्लेन्ड इनकम या एक्सपेंडिचर्स, कोई खर्चा आपने कर दिया लेकिन कहां से किया खर्चा उसका कोई प्रमाण नहीं है। माने आप दिखा रहे हो कि ये मेरा खर्चा है प्रॉपर्टी में या किसी चीज में, या फिर आप बता रहे हो कि मेरे पास इतना पैसा है, फिर कहां से आया, क्या करते हो, कैसे कमाते हो। तो जो चीज का आप एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली नहीं दे पाओगे, सरकार का नियम है उसे डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। और ज्यादा प्रॉब्लम या गड़बड़ होने से उसके ऊपर 78% तक टैक्स लग जाता है। कितना? 78%।
ठीक है सर, चिंता हो गया सर, मिडिल क्लास को चिंता करने का जरूरत नहीं, ये चिंता बड़े आदमी लोग का। ठीक है, बड़ा आदमी आजकल हम लोग क्या सोचते हैं, बड़ा आदमी बड़ा पैसे से है। ऐसे मेरे लाइफ में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं तो बड़ा समझता हूँ इंसान के ज्ञान और उसके जेंटलनेस पे। बट समाज आजकल सोचता है कि जिसके पास पैसा है वही बड़ा है ना। तो कुछ लेकिन दो नंबर ही वही में जो कमाते हैं, ये उनको बैम्बू देने के लिए है। तो सर ऐसा नियम है तो फिर दो नंबरी लोग तो अभी पकड़ जाना चाहिए और सारा प्रॉपर्टी जब्त हो जाना चाहिए, या फिर टैक्स लेके सारा चीज खत्म हो जाना चाहिए। सर वो तो हो जाना चाहिए, लेकिन क्या है ना, हमारा देश इतना ज्यादा डेमोक्रेटिक है, इतना ज्यादा डेमोक्रेटिक है कि चोर को भी चिल्लाने का हक है कि मैं चोर नहीं। समझे कुछ, हमारे देश में जो चोर है ना, उसका भी बहुत आवाज है। ऐसा एटीट्यूड करेगा कि वो चोर हो ही नहीं सकता, लेकिन चोरों का सरदार। क्या समझे। कुछ नहीं, क्योंकि मैं ऐसा, ये जो बात कर रहा हूँ खुल के तो नहीं बोल रहा हूँ ना। जब जो बात मैं खुल के नहीं बोलता, उसमें ऐसा बात करता हूँ कि कुछ नहीं समझे। सर अगर आप देशभक्त हो ना, तो आप हमेशा देश का बात करोगे। और अगर आप देशभक्त नहीं, खुद की भक्ति में जीते हो, तो फिर आप दो नंबरी लोगों को सपोर्ट करो। देशभक्ति और खुद की भक्ति में फर्क होता है। खुद को भक्ति करना चाहिए, खुद को देना चाहिए, लेकिन क्या है, अब देखते हैं देशभक्त व्यक्ति लोग ज्यादा होते हैं समाज में कि अपना भक्ति ज्यादा है, उसके ऊपर ही पूरा देश का फ्यूचर डिपेंड करता है। कई बार हम लोग आपस में बोलते हैं ना, देश बेकार है एकदम, क्या कर रहा है देश। समझ लेना कि देशभक्ति लोग कम हो गया है, शायद हम भी नहीं है उसके अंदर। खुद का भक्ति इतना ज्यादा है लोगों में, इसलिए चोरों का सरदार लोगों को नेता मंत्री बना देते हैं। क्या सर, जिस समाज में आप हो उस समाज में हम भी है, कि जितना समाज खराब होगा उसका दाय जितना आपका है उतना मेरा भी है। नहीं है, मैं डायलॉग मार रहा हूं तो क्या मेरा नहीं है। चलो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को थोड़ा देख लेते हैं। इंटरेस्ट सोर्स एडजस्टमेंट सेक्शन 70 में बोला है। सारा सेक्शन यहाँ पर मेंशन कर दिया, जो जो पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन मेंशन कर दिया। एग्जाम टाइम पे ना सेक्शन थोड़ा चाहिए होगा। ठीक है, इंटरहेड एडजस्टमेंट के बारे में 71 में बोला है। मैंने दो पॉइंट है सर इधर, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट सेक्शन 70 एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट 71। इंटर सोर्स का मतलब क्या, एक ही हेड में डिफरेंट सोर्स, और इंटर हेड बने दो अलग अलग हेड। इंटर सोर्स बने एक ही हेड में डिफरेंट सोर्स, इंटर हेड बने दो अलग अलग हेड। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस एंड सेटअप फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को 71 बी में बोला गया है। सेक्शन प्लीज पढ़िएगा, सेक्शन को मत छोड़िएगा। मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आपको आइडिया मिलेगा। मिस्टर ए, एज है 35 साल, सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 24-25। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करके दे दिया, कितने का, 4 लाख का। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 2,20,000 का। बिजनेस लॉस है 1 लाख का। बैंक इंटरेस्ट मिला है उनको 80,000 का। बैंक इंटरेस्ट कितने का मिला, 80,000। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, assuming that he has exercised the option of shifting out, मैंने 115 BSc से shifting out of default tax regime provided under section 115 BSc subsection 1A
डिफॉल्ट से शिफ्ट आउट कर रहा है, ही पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स। दो अलग केस है, एक बार डिफॉल्ट में है ना, एक बार न्यू में, एक बार ओल्ड में। क्या आंसर बदल जाएगा? हाँ सर, बदलने का चांसेस है, काफी हाई चांसेस। अभी हम लोग पढ़ के भी आए। सैलरी 4 लाख का है, मेरा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,20,000 दिखाया है क्वेश्चन में, जो मेरे को 71 सबसेक्शन 3 है, रेस्ट्रिक्ट करता है 2 लाख में। एग्जाम में नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेगा, जो थोड़ा पढ़ के जाएगा, वो ना 2,20,000 को 2 लाख तो दिखा देगा, फिर 4 लाख से 2 लाख माइनस भी कर देगा, और अमाउंट 2 लाख सही कैलकुलेट भी कर देगा। गड़बड़ करेगा ये सेक्शन देने पे। हाँ, क्या नहीं सर? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, गड़बड़ माने दो चीज हो सकता है, छोड़ दिया मैंने सेक्शन, तुमने मेंशन ही नहीं किया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एग्जाम टाइम में ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। सर जो देगा उसको फुल मार्क्स मिलेगा, जो नहीं देगा उसका नंबर कट सकता है। सर कोई नहीं देगा ऐसा होगा नहीं, अपने आप को बोका मत बनाओ। हम लोग अपने आप को नॉनसेंस बनाना पसंद करते हैं। जब मैं बचपन में एक बार मैथ्स में फेल किया था, 7 में या 8 में, आके बोला हाईएस्ट 50 आया है, जानते हो 50 हाईएस्ट है जो फर्स्ट आता है। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था शिवराम, वो मैथ्स में फर्स्ट आता था और मैम आते थे, बट उस टाइम पे मैम के साथ उतना दोस्ती नहीं था, तो मैम का नाम नहीं लिया था। लेकिन बाद में पता चला कि ऑलवेज मैम ही हाईएस्ट आया है। तो मेरा जो लड़का दोस्त था, उसका नाम था, वो सेकंड ही आता था। मैम ऑलवेज 90+, एक बार तो 100 में 100 लाया था, एक बार या 2 बार। हाँ लेकिन मैम का रेगुलर था, तभी वो अच्छे हैं, एक आध बार आ जाए वो अलग बात। ठीक है, मैम मैथ्स में बहुत बहुत अच्छे हैं। तो जो भी हो, तो मैं आके बोला, और ऐसे भी लड़की दोस्त का नाम घर पे बचपन में लेना भी अलाउड नहीं। ठीक है, अगर तुम बोले मैंने बेसिकली वो एक अलग, तुम टारगेट हो जाओगे। हम लोग के टाइम पे क्या था ना, टारगेट हो जाओगे, अरे लड़की का नाम ले रहा है, कुछ चक्कर है क्या? ठीक है, ऐसे 8 में तो ऐसा, मैं मैम को प्रॉपरली, मैं मैम को बहुत दिन से जानता हूँ, उनका नाम जानता हूँ, मैंने उनको देखा नहीं था। KG 1 से हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन जान पहचान हुआ 9 में आके, एटलीस्ट मैं उनको देखा, वो तब भी मेरे को नहीं जानता था। 10th में जाके अप्रोच मेरा ही था दोस्ती का, तब जाके उसने मेरे को जाना, पहले उसने मेरा नाम सुना। ये था, KG 1 से एक साथ पढ़ते हैं, एक ही स्कूल, सब चीज एक ही है। बाद में वो गर्ल्स में शिफ्ट हुए, हम लोग बॉयज में, बट जानते नहीं। मेरा एक दोस्त के मुंह से एक दिन नाम सुना, तो कौन है रे ये, बहुत दिन से नाम सुना हूँ, बोले तू नहीं देखा? तो फिर इस तरह से एक दिन ट्यूशन में बोला वो है, ऐसा कर। लेकिन KG 1 से पढ़ते हैं। इवन बचपन में एक बार एक साथ पूरी भी गए थे, लेकिन नहीं जानते। उनका फैमिली गया है, मेरा फैमिली गया है, एक ही बस पे, एक ही बस पे, जब हम लोग 4 साल के थे। गजब, मतलब एक कोइंसिडेंस है। एक्चुअली बाद में जब मैं मैम के घर में जाके पूरी का फोटो देखा, तो बोले ये फोटो मेरे घर पे भी है, सेम काइंड ऑफ, तुम लोग कब गए थे? तो एक्चुअली उनका पापा जो है, मेरे पापा के दोस्त ही लगते हैं। तो बोलते हैं, अरे ये तो 94 में गए थे, उस टाइम पे तू भी था क्या बाबू? तो दोस्त थे तब, ऐसा कोई बात नहीं था। तो बोले हाँ मैं भी तो गया था ना, मेरा बुआ और पापा के साथ। ठीक है, तो बोलता है, अरे हाँ हाँ तेरा बुआ पापा गया था, वो मैंने मैम का पापा बोल रहे हैं, तो उनको पता है। लेकिन बाद में हम लोग बड़े होके कौन क्या हो रहा है ये पापा लोगों को कैसे पता चलेगा? तो फिर बाद में पता चला कि वो सेम बस में बचपन में पूरी हम लोग एक ही साथ गए थे, लेकिन कोई किसी को नहीं जानता। मैंने ऐसा कोइंसिडेंस तो अरे रेयर ही केसेस होता है। तो ऐसा मेरा बचपन में अगर कुछ भी नंबर अगर कम आता था, मैं फर्स्ट बॉल बॉय या फर्स्ट गर्ल को लेकर बोलते थे, उसको भी कम मिला। मैंने ये अपने आप को बोका बनाने का एक एटीट्यूड है और कुछ भी नहीं। मैं तो फेल किया था।
27 मिला था मेरे को, ठीक है। हाँ, वो तो हाफ ईयरली में था, एक बार फाइनल में फेल किया किसी एक पर्टिकुलर ईयर में। स्पोर्ट्स में इतना बिजी हो गया था कि पढ़ाई करने का नाम ही नहीं लेता। ट्यूशन तो जाते नहीं था। टीचर एक दिन, पापा घर पे टीचर रखा था, वो आके बैठा रहता था, मैं खेल के बाद में आता। मैंने खेलना, मैंने एक्चुअली मैं प्रोफेशनली खेलता था, ऐसे नॉर्मल खेलने वाला बात था तो फिर मार पड़ता। मेरे को चांस मिला था स्कूल से डिस्ट्रिक्ट खेलने का, स्टेट खेलने का। उसके चक्कर में सारा दिन बिजी। फिर बोर्ड एग्जाम से पहले मेरे को एक बांग्लादेश सीरीज जाने के लिए अंडर 17 में मैं सिलेक्शन हुआ था। बोला था कि तू डिस्ट्रिक्ट से तो सिलेक्टेड है, बट तेरे को बंगाल रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्शन में जाना पड़ेगा। मैंने डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्टेड हो चुका था, लेकिन वहां पर तो और भी 18-20 डिस्ट्रिक्ट जाएगा, उसमें से टॉप 14 में आना है। और अगर सिलेक्टेड होंगे तो बांग्लादेश का मौका मिलेगा, मैंने बांग्लादेश सीरीज का। तो उस टाइम पे मेरे को डिसीजन लेना था कि आगे खेलना है कि पढ़ना। और वहां पर मैं क्या चूज किया, आप पता चल ही रहा है। डर गया था, थोड़ा उस टाइम पे डर गया। उस टाइम पे कोई था नहीं सर, तो थोड़ा सा साहस देता। हाँ, बहुत बड़ा मौका था। हाँ, रिस्क बहुत था ना, क्योंकि एक बार अगर तुम खेल में घुस जाओ तो पढ़ाई में करियर बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और साउथ इंडियन जैसा पढ़ाई का कॉन्सेप्ट इधर नहीं है। जैसे अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, ऐसा बहुत कम है। सौरभ गांगुली लाखों में एक होता है। ये लोग पढ़ा लिखा है, बट इनका परवरिश, इनका बचपन से बड़ा होना अलग है। हम लोगों का माँ बाप भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। उन कैसे हम लोग उस तरह की फैमिली से बिलोंग ही नहीं करते, कैसे होगा। तो यार, तुम क्या डरोगे, आसपास में डराने वाले लोग इतना है ना, कान खाने के लिए सब मतलब रेडी है। फिर घर में तो ऐसे ही, क्या करेगा, पढ़ ही ले, कौन खेल के क्या कर लेता है। फिर 6 महीना बाकी था बोर्ड एग्जाम का, तब भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ। और उधर कैंप से, डिस्ट्रिक्ट का कैंप से कॉल आ रहा है बार बार, तुम्हारे हो ना, तुम्हारे हो ना, आईआईटी में हम लोग का सिलेक्शन हुआ था, खड़गपुर आईआईटी। हाँ, तुम्हारे हो ना, आ रहे हो ना। तो मैं रोज उनको टाइम मिलता था कि आपको ना मैं कल फोन करके बताता हूँ, परसों फोन करके बताता हूँ। मैं इतना कंफ्यूज हो गया था और डर के मारे, और घर से कोई कोई ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, बेटा जा चल खेल ले ऐसा। मैं अगर हाँ बोलूँ तो हाँ है, ना बोलूँ तो ना है। अगर हाँ बोलूंगा तो उल्टा झगड़ा तो कर लेंगे घर पे, वो बात नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो खुद के ऊपर ही है। मैम बोलते कि अगर मैं होता तो तेरे को उस टाइम पे सपोर्ट कर देता, लेकिन तब मैम से कोई दोस्ती या पहचान कुछ। और छोटे भी थे, मैम भी क्या बोलते उस टाइम। तब से पढ़ाई में जो शिफ्ट हुआ, पढ़ता ही रह गया। होता है लाइफ में, पता नहीं चलता कब क्या होता है। कुछ डिसीजंस एकदम ऐसा नहीं होता कि आप जैसे सोचोगे वैसा ही होगा। हाँ, हो। हाँ, डिसीजन से खुश, अभी अभी कोई अफसोस नहीं। अफसोस मेरे को था जब मैं कोलकाता में कॉलेज के लिए आया था, सीए के लिए कर रहा था, फिर सब कुछ बना, लेकिन फिर भी वो एक मन के अंदर एक, आज भी वो होता है ना, वो एक फर्स्ट लव, वो एक अंदर में एक रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसा कोई नहीं है कि काश होता, ये सबसे बाहर, वो सबसे बहुत पहले बाहर निकल गया। अभी जो मैं करता हूँ उसको बहुत प्रेम से करता हूँ, बहुत प्यार से करता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं जिंदगी कुछ और होता, ऐसा होता। 22-23 तक मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता था, उसके बाद से मैं और कभी इतना सोचा नहीं। लेकिन हाँ, वो हमेशा ही वो पहला पहला प्यार का जो होता है ना, वो कभी भी अकेला होता हूँ ना, वो अभी भी मेरे को ना मेरे सपने में, पहले तो बहुत ज्यादा होता था, आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतना हो गया है, बड़ा हो गया, बूढ़ा हो रहा हूँ। तो पहले ऐसे ऐसा था कि क्रिकेट में इतना मैं बैट्समैन था, तो मैं ना ऐसे, मानो बाथरूम में बैठा हूँ या फिर कहीं भी चुपचाप भी बैठा हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मैंने, मेरे को फर्स्ट थॉट ऐसे ही आता है, आज भी कभी कभी आता है, ऑलवेज, कि जैसे मैं बैटिंग कर रहा हूँ, होता है।
एंड मुझे वो जो टाइम फ्रेम 5 मिनट 7 मिनट मेरे दिमाग में चलता है, मेरे को काफी अच्छा लगता है। फिर अरे कहाँ चला गया। तो ये चीज मैं शायद कभी नहीं छोड़ सकता। मरने के टाइम पे भी शायद आएगा, मरने से पहले मैंने क्रिकेट बैटिंग कर रहा हूँ। होता है। लेकिन सर वो साहस जो करता है वही आगे बढ़ता है ना। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से आपको भी एक समझ में आ रहा है कि हर चीज में एक इंसान को डिसीजन लेकिन लेना पड़ता है जिंदगी में। चाहे वो चार्टर्ड का बात हो, क्रिकेट का बात हो। मैं ये बहुत बचपन का बात करूँ, जब मैं 13-14 साल का। समझ में आ रहा है। तो उसके बाद लाइफ में मेरे को बहुत सारा चीजें मौका मिला है, बहुत सारा चीज मैं ग्रैब भी किया, बहुत सारा चीज मिस भी हुआ। आगे भी बहुत सारा चीज मेरे दिमाग में है। कुछ मिलेगा, शायद कुछ नहीं मिलेगा। ये लाइफ का पार्ट है। बस आप लाइफ का एंजॉय करते रहो, हैप्पी रहो। हालत में हैप्पी रहना जरूरी है। अफसोस के साथ जिंदगी नहीं चलती। क्या पता फ्यूचर में तुम्हारे लिए ऊपर वाला क्या बना के रखा है। डेस्टिनी कुछ होता है ना, हाँ ऑब्वियसली हमारे हाथ में ही सब कुछ है। डिसीजन हमें ही लेना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कुछ चीजें तो तय होता है। किस्मत में भी देयर, आई डोंट नो, किसी ने देखा नहीं है। लेकिन जितना लाइफ एक्सपीरियंस तुम करते रहोगे, कहीं ना कहीं बोलोगे भाई ये तो शायद यही होना था। मैंने कहीं ना कहीं एक आध बार तो बोल लोगे अपने कर्म को कोसोगे, अपने आप को भी कोसोगे। लेकिन फिर एक बार आपको बोलना ही पड़ेगा कि भाई ये तो होना ही। मैं इतना ज्ञानी नहीं हो, बट जस्ट बोला आप लोगों ने, एक्सपीरियंस बोला। चलो तो 4 लाख से 2 लाख, तो बेसिकली मेरा कहना इधर सेक्शन में इतना था कि अगर आप सेक्शन मेंशन करोगे तो सही नंबर मिलेगा, मेंशन नहीं करोगे तो नंबर कम मिलेगा। लेकिन गलत नहीं, गलत नहीं। क्योंकि 2 लाख आप माइनस क्यों कर रहे हो, ये मेंशन करना जरूरी है। खाली फोकट में 2 लाख माइनस कर दिया, आंसर तो मैच हो गया, किसी का देख के किसी का सुन के नहीं लिखा, क्या 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 उसका क्या आप लोग, कि उसने 2 लाख माइनस किया, इसे किसी को पूछा बोल दिया, तुमने लिख दिया। तुमने ये दिया, इसके बेस क्या है, किस बेसिस पे किया। वाई नॉट 2,20,000, वाई 2 लाख, एंड 2 लाख के पीछे कहाँ मेंशन किया गया है, ये बताने से ही एग्जामिनर खुश होते हैं। समझे बच्चे। तो 4 से 2 गया, क्या बचा 2। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक कितना है 80। लेस कर दो बिजनेस लॉस ऑफ 1 लाख सेट ऑफ द एक्सटेंड ऑफ 80,000। मैंने बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो आपका फिक्स डिपॉजिट विद बैंक है वो कितना है 80,000 का, जो अदर सोर्स से आता है। बिजनेस लॉस आपका कितना हुआ सर, क्वेश्चन में देखो एक बार वापस से। 1 लाख का बिजनेस लॉस है। अच्छा क्या ये स्पेकुलेटिव है, तो बिजनेस लॉस बोला है, स्पेकुलेटिव नहीं है, नॉन स्पेकुलेटिव ही है। ये एडजस्ट हो सकता है, हो सकता है। तो बिजनेस लॉस 1 लाख कैन बी सेट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000, बिकॉज आपके पास 80,000 का एक प्रॉफिट है जो अदर सोर्स से कनेक्ट होके आ रहा है। तो 80,000 के साथ 80,000 एडजस्ट हो गया, तो इधर आपका कुछ बचा नहीं। तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस लॉस ऑफ 20,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड। बिजनेस का 80,000 इधर हुआ, बाकी जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर द सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम ऑफ द नेक्स्ट असेसमेंट। कितना साल तक एडजस्ट कर सकते हो, अगला 8 साल तक। समझ में आ रहा है, क्या रे समझ में आ रहा है या नहीं। तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गया आपका 2, डिडक्शंस मिलेगा। देखो इसमें जो भी हम लोगों ने पढ़ा वही चीज को यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स में दे दिया। जीटीआई इंक्लूड सैलरी इनकम 2 लाख आफ्टर एडजस्टिंग लॉस ऑफ 2 लाख फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बैलेंस लॉस ऑफ 20,000 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी of that year. Business loss of 1 lakh is set up against bank interest of 80,000 and remaining business loss 20,000 is carry forward as it cannot be set up against salary. सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर सैलरी भी तो था, है ना, कितने का सैलरी था
4 लाख का सैलरी था, उसके साथ एडजस्ट हुआ क्या? नहीं, सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और क्योंकि ये 115 बीएसई है, इसमें तुमको किसी भी तरह का डिडक्शन और ये कुछ भी इधर नहीं है। ये 150 बीएसई की ओल्ड है। ओए, हाँ तो नॉर्मल माने तो ओल्ड न्यू होता है। नॉर्मल माने नॉर्मल, एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट। अच्छा, इसका मतलब नॉर्मल ओल्ड है सबसे, शिफ्टिंग आउट बोला, शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट। डिफॉल्ट माने नहीं, इतना वर्ड यूज करता है, माथा खराब कर देता है, मैं भी कभी कभी बोलते बोलते कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये सब बातें रोज ही होता है ना? ये जो डिफॉल्ट, न्यू, है शिफ्ट आउट, रोज ही होता रहता है। अच्छा, इसको अगर न्यू सिस्टम में करे तो, इन्हें डिफॉल्ट में करे तो, इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक 80,000, बिजनेस लॉस 1 लाख है, इसके साथ ये एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी एडजस्ट नहीं होगा, बिकॉज ये 115 पीएससी है। 20,000 का कैरी फॉरवर्ड कर लेना 8 साल तक का, जितना हो सकता है। नेक्स्ट ईयर एडजस्ट होगा तो नेक्स्ट ईयर इनकम के साथ कर लेना। तो इधर आपका जीटीआई कितना होगा? 4 लाख। तो एक ही इनकम पे उधर आपका जीटीआई कितना बना था? 2 लाख। इधर आपका जीटीआई कितना बन गया? 4 लाख। डिफरेंस देख पा रहे हो? अब तुम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके देख लेना। ऑब्वियसली ओल्ड में जाना सही रहेगा, ओल्ड में जाना सही रहेगा, है ना? न्यू में जाने से ज्यादा टैक्स है। 3 लाख तक का छूट है, 3 लाख से 4 लाख बने 1 लाख का 5%, 5,000 देना पड़ेगा। ओल्ड में रहने से 2 लाख, कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख तक छूट है। এই বুঝতে পারছিস তো? সেটাই তো বলছি, কানেক্ট হচ্ছে তো, যা পড়েছিস আগে সেটাও কানেক্ট হচ্ছে। वेरी गुड। ये ऑनलाइन में बोलो सर, आप लोगों को कनेक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, कौन बोला? So, अनीशा, सृजित, साहिली, प्रिया, हर्ष, विजय, नील, अर्जुन। ओके सर। कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ बिजनेस लॉसेस 72। ये देखो, ये वाला एक क्वेश्चन करो। आई थिंक आप लोगों को एक आइडिया मिल गया है ना? अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ना ग्रिप आ जाएगा। Mr. B, a resident individual, furnishes the following particulars for previous year 23-24. इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है 45,000 का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है, लॉस 24,000 का लॉस खा गया हाउस प्रॉपर्टी में। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस 22,000 का लॉस, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 4,000 का लॉस, इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस 25,000 का लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 19,000। ये कैपिटल गेन में ना 111, 112 और 112 ए का एक खेल होता है। अभी चर्चा करेंगे तो पागल हो जाओगे आप लोग, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, ये 111, 112 ए, 112 ये कैपिटल गेन के अंदर आता है। ठीक है, ये एक्चुअली कुछ शेयर्स वगैरह का मैटर होता है जो 112 ए में देते हैं, उसी का शॉर्ट टर्म को 111 ए में बोलते हैं, और जो उसके बाहर होते हैं उसको 112 में अंदर आते हैं। फिलहाल आप समझो कि 112 में अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, रेट चेंज हो जाता है और कुछ आइटम चेंज हो जाता है, इसके कारण है सर। लेकिन इसमें कैपिटल गेन है सर, 19,000 का कैपिटल गेन है। What is the total income chargeable to tax for the assessment year 24-25, assuming that he pays tax under section 115? जो भी चैप्टर रिलेटेड बात आ रहा है, जो लोग पढ़ के भी भूल गए हो, मतलब समझो कि गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। मैं बोलता हूँ हमेशा कि पढ़ाई करने के टाइम पे मैं समझाता रहता हूँ साधारण भाषा में, आप लोग हाँ हाँ करते रहते हो, लेकिन अगर घर पे रिवाइज नहीं करोगे बाद में नाना हो जाएगा खुद के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं मेरे पास,
लोग वेट करो, पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना है इधर, ये सभी चीजें मेरे को दे दिया, हमें बस बोल रहा है कि इसको 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। लेकिन क्योंकि सर लॉस प्रॉफिट मिला के हैं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बस एडजस्टमेंट कैसे क्या कर सकते हैं वो देखना है। अच्छा, क्या 115 बीएससी है कि आउट शिफ्ट आउट है? अच्छा, 115 बीएससी है। इनकम फ्रॉम सैलरी 45,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस है 24,000 का। अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू बी कैरी फॉरवर्ड, हाउस प्रॉपर्टी लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। 115 बीएससी है ना, इसलिए नहीं कर सकते। अगर ओल्ड में होता तो कर सकते थे। सच लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। Loss from house property cannot be set up against income under any other head, and such loss cannot be carried forward to the next assessment year, क्योंकि वो 115 बीएससी में माने। इधर ना, कौन सा लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड, ठीक है। इस लॉस को हम लोग किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी केस में कोई अनअब्जॉर्ब लॉस होता है तो उसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस हेड के केस में क्या हो रहा है कि हम लोग तो लॉस एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते फिलहाल। इसलिए यही बोला ना, सिंस मिस्टर बी इज पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएससी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड, तो सच लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। अगर अनअब्जॉर्ब्ड होता तो कैरी फॉरवर्ड करते, बट यहाँ पर तो हम लोग एडजस्ट कर ही नहीं सकते। अगर कुछ लॉस बच जाता, जैसे कि पहले वाले केस में लॉस बच गया था ना, वो 1 लाख में से 80,000 एडजस्ट किए, 20,000 बच गया, तो हम लोग बिजनेस इनकम को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर कैरी फॉरवर्ड क्या करोगे? क्या रे सर, समझ में नहीं आया? एडजस्टमेंट तो कुछ किया ही नहीं है, तो फिर कैरी फॉरवर्ड क्या करो? कहाँ पर, कहाँ कैरी फॉरवर्ड हुआ है? सैलरी 45,000, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, मैंने बेसिकली एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर जाके हाउस प्रॉपर्टी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, एक सेकंड, 22,000 इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, 22,000 जो है इसे भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव लॉस टू भी कैरी फॉरवर्ड 4,000। कैपिटल गेन के केस में मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 19,000 का अंडर सेक्शन 112। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहाँ है? 25,000 का। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 25,000 का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा 19,000 का है। तो इस 19,000 के साथ क्या ये लॉस एडजस्ट हो सकता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 25,000 सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टू द एक्सटेंट ऑफ 19,000। हम लोग को पहले भी बोले थे कि बड़ा के साथ छोटा एडजस्ट कर लेता है, तो 19 से 19 एडजस्ट हो जाएगा और बाकी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 6,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट करने के लिए। तो अल्टीमेटली मेरा टैक्सेबल इनकम 45 जो था वो 45 ही रह गया, क्योंकि बाकी सब तो कैरी फॉरवर्ड हो गया, और 19 के साथ 19 है, और इधर 6 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो अल्टीमेटली टैक्सेबल इनकम 45 ही रह गया। लेकिन इधर नोट्स में क्या गड़बड़ लिख दिया, अलग है।
ये कैन नॉट वर्ड दे दिया ना इधर। Since Mr. P is paying tax under default tax regime under 115 BC, loss from house property cannot be set up against income under any other head. Such loss cannot be carried forward to the extent of next assessment year. ये गड़बड़ हुआ है। कैरी फॉरवर्ड तो होगा, वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या गड़बड़ होता है। ये तो कैरी फॉरवर्ड तो होगा सर, क्योंकि मेरा करंट ईयर के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो लॉस है वो नेक्स्ट ईयर के साथ तो एडजस्टमेंट करना है ना, कम से कम सेम हेड में तो एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा बाकी चेक कर दो। बिजनेस लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम, therefore loss of 22,000 from the non speculative business cannot be set up against the income from salary. Hence such loss has to be carried forward to the extent of year set up against business profit if any. ये मैच किया ना। अच्छा तो इसका मतलब ये पहला पॉइंट में मेरा थोड़ा नोट्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होगा। Loss from 4,000 of speculative business can be set up only against the income from speculative business. Hence such loss has to be carry forward. ये सभी पॉइंट्स मैच किया है ना सर? हाँ, तो अल्टीमेटली 45,000 मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी था, और इधर बस कैपिटल गेन के साथ कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट हुआ 19-25 के साथ 19 और बाकी 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचा मेरा 45। ठीक है, बस वो नोट का जो है वो गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया ना? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस 73, कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉसेस स्पेसिफाइड बिजनेस 73A। क्वेश्चन मिलने से अच्छा होता। ये देखो, ये अच्छा है क्वेश्चन दिया है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 Mr. C has the following income and the brought forward losses. Short term capital gain on sale of shares 1.5 लाख गेन किया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है 22-23 में 96,000। एडजस्टमेंट कर पाएंगे सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ लॉन्ग टर्म लॉस एडजस्ट होगा? शॉर्ट टर्म के साथ शॉर्ट टर्म ही होगा, मतलब शॉर्ट टर्म लॉस एडजस्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म गेन शॉर्ट टर्म को एडजस्ट करेगा, लेकिन क्या शॉर्ट नहीं, शॉर्ट मेरा गेन तो शॉर्ट टर्म हुआ है, तो इस शॉर्ट टर्म गेन के साथ मैं शॉर्ट टर्म लॉस को एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉस को कैसे एडजस्ट करूँ? लॉन्ग टर्म गेन 112 है इधर 75,000, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर से 1.5 लाख का, ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 23-24 37 था सर, ठीक है, 37 एडजस्ट हो गया, बचा कितना? 1,13,000। तो मेरा जो गेन है, अच्छा अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 75,000 का। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 22-23, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है वो एडजस्ट कर सकते हैं। 96,000 सेट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 75, माने ये 96 का पूरा नहीं कर सकते, 75,000 तक कर सकते हैं। तो 75 से 75 हुआ, बाकी कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 75 से 75 क्या मैंने नील, तो अल्टीमेटली इधर बना 1,13,000। ठीक है, तो टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ आपका 1,13,000। इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। Hence the unadjusted long term capital loss जो कि 96 से 75,000 का है can be carry forward to the next year to be set up against long term capital gain of that year। आशा करते हैं आप लोगों को अभी ये इजी लगने लगा है, ज्यादा मुझे कुछ एक्चुअली समझाने का और कुछ बचा नहीं है। मेनली जो प्रोविजंस था वो बताना था और कुछ क्वेश्चन दिखाना था, बाकी आपको डिफरेंट आइटम मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई भी पॉइंट में अगर आपको समझ में नहीं आता है इलस्ट्रेशन पे, बट सारा इलस्ट्रेशन कंप्लीट करना। एग्जाम में ना सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से क्वेश्चन दे देता है और आपको लगेगा कि वो टोटल का क्वेश्चन है, और सेट ऑफ का एडजस्टमेंट दे देता है, इजी होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर कभी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड देखा ही नहीं ना आंखों में, वो वहां पर जाके सोचेगा क्या है, क्या एडजस्ट बोल रहा है। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक,
एक बार गो थ्रू कर लो, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई समझ में दिक्कत आ जाए आप मुझे पूछें। इलस्ट्रेशन 2 में जो पढ़ाया अभी क्या दिक्कत है? हाँ मैंने वो नेगेटिव था, नेगेटिव ही रह जाएगा। नहीं, वो सिर्फ वो क्योंकि वो तो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा ना, इसलिए वो लॉस में है, लॉस में ही दिखेगा। अगर कोई एडजस्ट है, जैसे मानो इधर 19,000 मेरा गेन था, देखो सेट ऑफ किसके साथ कौन होता है, प्रॉफिट के साथ लॉस का होता है या गेन के साथ लॉस का होता है। तो जैसे 19,000 का गेन था, 19,000 तक का एडजस्ट हुआ, तो बाकी जो 6,000 है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, हाँ माने ये बेसिकली तुम्हारा बैलेंस कितना था, 25,000 का बैलेंस था। अगर ये 18 होता तो 19 से 18 चला जाता, तो 1,000 बच जाता। ठीक है, 1,000 बच जाता, मैंने 19,000 का मेरा गेन है, 18,000 का मेरा लॉस है, तो बाकी 1,000 मेरा टैक्सेबिलिटी में आ जाता है। लेकिन इधर कुछ एडजस्टमेंट करके बचा नहीं है, तो कुछ बचा नहीं है तो फिर इधर एडजस्टमेंट कुछ आएगा। ठीक है, समझ में आया सर? प्लीज एक बार बाकी जो इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स हैं कवर कर लो, कोई डाउट आए पूछो। क्वेश्चंस भी काफी सारा आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, उसे भी कर लो। यही है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को टोटल इनकम रिलेटेड जो जो पॉइंट्स मुझे बताना था मैं सारा बता दिया। मुझे बस अभी करंट बैचेस जो लोग सामने एग्जाम देगा उनके लिए मुझे टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स का एक कॉन्सेप्ट देना है, और बाकी जो लोग बाद में एग्जाम देगा उनके लिए भी एक ही बातें हैं। तो मैं टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स में नेक्स्ट वीक में बातचीत करूंगा, उसके बाद मैं फिर से बेसिक से बात करूँ, बेसिक सैलरी एक्सेट्रा ये सब, रेसिडेंशियल स्टेटस। थैंक यू सर। क्या हुआ? समझ नहीं आया? आया? ओके सर, बाय फिर, टाटा। बाय सर। बाय बाय सर। भाई तो बाय सर।